बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। कल की आंधी तूफ़ान बारिश के बाद घर आपके गंदे नहीं हुए होंगे, क्योंकि नॉर्मली हमने गर्मियों में कुछ ना कोई एक आधी खिड़की खोली होती है, जिसकी वजह से बाद में जब एकदम से आंधी आती है तो उसके बाद मिट्टी आती है और घर गंदा हो जाता है। ये ख़वातीन का बड़ा मसला होता है सफाई से रिलेटेड। ज़ाहिर मर्द हज़रात भी कुछ कॉन्शियस होते हैं, लेकिन घरों में नॉर्मली ये प्रैक्टिस देखी जाती है। और साथ साथ जी कल पता नहीं अनएक्सपेक्टेड किस्म की आंधी थी, दो कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गूगल मैप्स या वेदर, सॉरी मैप्स नहीं, गूगल वेदर हमें ये बता रहा था कि कोई बारिश नहीं है, कोई आंधी तूफ़ान नहीं है। लेकिन कल अचानक से आंधी आई और कल बारिश भी हुई। सो आई होप कि वेदर में थोड़ा सा चेंज आया होगा, लेकिन स्टिल जब धूप की इंटेंसिटी है वो उसी तरह से बरकरार है। इंटेंसिटी की बात करते करते मुझे केपी के याद आ गया, जिसमें इतनी अजीबो गरीब किस्म की जो कह लें, मैं सुबह अखबार में स्टेटमेंट्स देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं किसी सियासतदान या रिप्रेजेंटेटिव की नहीं, किसी आम गली मोहल्ले में कोई एक डिस्कशन हो रही है, उसकी कुछ टिकर्स या ख़बरें पढ़ रही हूँ। सो वेरी अनफॉर्चुनेट जी। फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि जी केपी में ना हुकूमत के वास्ते कि ना तालीम है ना सेहत है, तो सारा पैसा कहाँ चला गया है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब आए, उन्होंने कहा मैं सड़क पे फेंक दूंगा। फिर आए राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा इनको भी बाहर फेंका जा सकता है। तो ये अखबार के अंदर जो तीन स्टेटमेंट्स थी, आप सोच सकते हैं कि ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सियासतदान, एक गवर्नर, एक सीएम और एक जो वज़ीर आज़म के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है जी। यूनिवर्सिटीज़ के लिए इतना पैसा रखा गया, फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं वो कहाँ गया। फिर अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा बानी भी चोर है, तुम लोग खुद भी चोर हो। ये अखबार में लिखा है, मैं नहीं कह रही। ये मैंने सोचा कि सुबह सुबह पता चले कि हम क्या बात करने वाले हैं। मुझे एकदम से मेरी आंखें खुली हैं, नींद में थी मैं कि क्या पढ़ रही हूँ मैं। और वाकई में ये सिर्फ बोला गया एक दूसरे को बयानातबाजी और जिस तरह से एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, दैट्स सो सैड, सो अनफॉर्चुनेट। ये इस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ अच्छी खबर ये है कि जी चीन से 32 MOUs पर साइन हो गया है। प्राइम मिनिस्टर आपको पता है दौरे चीन पर है और उस वक्त जो चीन के साथ ताउन है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर बात की जा रही है। और कल 32 MOUs पर दस्तखत भी हो गए हैं। चीन जो है 2 लाख पाकिस्तानियों को AI की तालीम भी देगा, उसके हवाले से ट्रेनिंग भी देगा, तरबियत दी जाएगी। और ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई है वज़ीर आज़म के जो दौरा चीन है उसके हवाले से। सियासी सूरत हाल में जी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ या बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से अब कोई डायलॉग का रास्ता मुमकिन नहीं है। अब बानी PTI के ख़िलाफ़ जो है गद्दारी समेत नए मुकदमात कायम किए जाएंगे। बानी PTI इमरान खान साहब मज़ीद जेल में रहेंगे, क्या उनको जेल में रखने के हवाले से प्लान है। दूसरी तरफ मतनाज़ा ट्वीट का मामला भी सर उठा रहा है जी, इससे PTI की मुश्किलात में इजाफा होगा या क्या मामलात होंगे। और सदर आरिफ अलवी साहब ने एक और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है बात होगी तो घर के मालिक से होगी, ना किसी माली से होगी या बाहर खड़ा जो कोई ठेले वाला है उससे बात नहीं होगी। अब ये मालिक कौन है घर का, ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बता सकते हैं। वैसे तो सब बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने किसको सोचकर कहा है ये देखेंगे कि वो घर के मालिक से मुज़ाकरात करेंगे या नहीं। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनसे हम तज्ज़िया ले लेते हैं। शौकत पराचा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, आई होप ऑल वेल। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। अच्छा जी, ये जो घर का मालिक है जिस पर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा है, पराजा साहब कौन है ये घर का मालिक, ज़रा पता लगाएं और हमें भी बताएं। देखिए, आपने खुद ही कहा कि किसी से भी पूछें कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब किसकी बात कर रहे हैं तो सबको मालूम है कि डॉक्टर आरिफ अलवी या PTI के दीगर रहनुमा वो किस से बात करना चाह रहे हैं। वो सिर्फ आर्मी चीफ से बात करना चाह रहे हैं। एक तरफ उनकी सब की ख्वाहिश है फ्रॉम टॉप टू बॉटम के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद से बात हो उनकी, और दूसरी तरफ जो उनसे बात करना चाह रहे हैं उन्हीं के बारे में आपको मालूम है जेल में क्या कहा गया था कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये जो रट लगाई हुई है ना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, इस रट ने पाकिस्तान को कहीं नहीं छोड़ा। दुनिया भर में जो पाकिस्तान का एक इम्प्रेशन बन गया है
कि यहाँ हर वक्त लड़ाई मार कुटाई और हर वक्त तनाव किसी हद तक दुरुस्त भी है। दूसरी बात यह है, आपको मालूम है कि घर के मालिक के साथ तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने खुद मुज़ाकरात करवाए थे बिठा के, यानी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की मेज़बानी में एक तरफ वो जब घर के पिछले मालिक थे वो मौजूद थे और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के कायदे मोहतरम मौजूद थे। वो गो के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए थे, मुज़ाकरात का कोई इनकी मुताबिक हौसला अफजा नतीजा नहीं आया था। लेकिन ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ पैरेलल के ये जिस प्रोसेस से ये पार्टी बनी, आगे आई, इस पार्टी की परवरिश हुई, इस पार्टी को प्रमोट किया गया, तो इनके ज़हन में वो सारा वो बैकग्राउंड है, वो सारी हिस्ट्री है कि कैसे इन सब को असेंबल करके एक पार्टी की शक्ल दी गई। लेकिन सब लैंडलॉर्ड्स एक जैसे तो नहीं होते ना पराचा साहब, हर एक का मिजाज, हर एक का अपने किराएदार को रखने का तरीका, ये सारी चीजें बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, तो सब लैंडलॉर्ड्स को एक जैसा कैसे समझ सकते हैं? यही समझ का मसला है कि अगर अंडरस्टैंडिंग होती कि मालिक जो है वो उसने वो अपनी मर्ज़ी से किराएदार रखना है, बाज़ औक़ात मालिक कहता है कि घर मेरा साल पड़ा रहे, मैं किसी को ऐसे वैसे को किराए पे नहीं दूंगा, तो ये तो फिर समझना चाहिए ना। यही अंडरस्टैंडिंग की मैं आपसे बात कर रहा था। अभी जो सूरत हाल है सब कह रहे हैं, आपने ख़ुद इंट्रो में राना सनाउल्लाह साहब की बात की, 6 महीने से राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें, सियासी जमातों के साथ बात करती हैं, सियासतदानों के साथ बात करते हैं। ये तो एक गैर आइनी डिमांड है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ पर्सपेक्टिव कि ये डिमांड है ही गैर आइनी कि एक सियासी जमात कोई भी आर्मी चीफ हो और इन योर वर्ड घर का कोई भी मालिक हो, तो सियासतदान उनसे बात करें जिनको आइन सियासत में मदाखलत की इजाज़त नहीं देता, वो जो सियासत में मदाखलत नहीं उनके जो ओथ है उसमें शामिल। तो आप तो बरमला उनको कह रहे हैं, अगर कहीं ढकी छुपी कोई चीज़ होती है मुल्क में, यस, इससे दो राय नहीं है, लेकिन आप उनको बताते खुद कह रहे हैं कि आएँ हमारे साथ बैठें, और फिर वो आपको याद है बातें हुई थी कि जी मुज़ाकरात होंगे तो सबके सामने होंगे, हम छुप कर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। यानी एक तो आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं उधर, प्लस आप कह रहे हैं कि सबके सामने मुज़ाकरात करेंगे। यही बात वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने भी की थी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी की थी, लेकिन मैंने बताया ना कि जिस तरह 2011 के बाद एक परवरिश हुई, वो चीज़ें ज़हन से निकलते निकलते बड़ा वक्त लगेगा, भुलाते भुलाते वक्त तो लग ही जाता है। पराचा साहब इतनी जल्दी बातें ना भूलती हैं ना लोग भूलने देते हैं, ये भी बड़ा एक ज़रूरी फैक्टर है। अच्छा पराचा साहब, आपने खुद भी बात की कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक सूरत हाल है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन जिनके साथ उनके मुज़ाकरात करने बनते हैं उनके साथ वो बैठने को तैयार नहीं है। एक थर्ड पार्टी जिसको आपने खुद कहा कि आईन और कानून के मुताबिक जिसका मुल्की सियासत तक ताल्लुक नहीं है, दो के वो एक अहम स्टेक होल्डर हैं, बट स्टिल उनके साथ मुज़ाकरात करने की जो ये ख्वाहिश है उसकी वजह से अब जो हुकूमती एक मामला है वो भी खटाई में पड़ गया है कि अब हुकूमत भी, जो राना सनाउल्लाह साहब हों, ये पहले वो खुद दावत देते रहे, फिर ये तहरीक इंसाफ ने भी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन मुज़ाकरात हो नहीं पा रहे। तो अब इसका सलूशन, और मेरे ख्याल से हम सब जानते हैं कि जिनसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो भी मुज़ाकरात नहीं अब चाहते हैं, तो ये कहाँ जाएगा मामला? मामला ऑन द फेस ऑफ इट आप देखें, पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट फंक्शनल है, और ऐसी हुकूमत है जिसको अब बाहर से रिस्पांस भी मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने यूएई ने 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का खुद ऐलान किया। ये नहीं है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई भी हों वो यूएई गए हों और उन्होंने वहाँ खुद खड़े होकर कहा हो कि देखें जी वो यूएई एग्री कर गया। नो, यूएई की तरफ से ऐलान हुआ। फिर सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक अच्छा पार्टनरशिप चल रहा है, वहाँ से बिजनेस डेलीगेशन भी आया था, और जिस वक्त
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, मामलात और आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि अमेरिकन के साथ हर दूसरे तीसरे दिन इंगेजमेंट जारी है। इस वक्त 32 MOUs की आपने बात की। मेरे नज़दीक जो चाइना विज़िट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, वो इन 32 MOU से ज़्यादा अहम है कि सदर शी जिनपिंग से मुलाकात जिस वक्त होगी, वज़ीर आज़म ली ख्यांग से मुलाकात होगी, असल चीज़ें तो वहाँ डिस्कस होनी है। ये 32 MOU हो जाएं या 34 MOU हो जाएं, ये तो वर्किंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। असल जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात होगी तो मेरा ख्याल है वो जो फ़ेज़ 2 CPEC की हम बात करते रहते हैं, क्या चीज़ें अनफोल्ड होंगी, ये पार्टनरशिप जो स्ट्रेटजिक भी है, जो अब इकनॉमिक भी बन गई, इस इकनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक एंड पॉलिटिकल पार्टनरशिप को कहाँ तक लेके जाते हैं दोनों मुल्कों के कायदीन, ये बहुत अहम विज़िट है। इतनी बात मैं अभी आपसे कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा पराचा साहब, इस विज़िट के हवाले से भी चले, आपने अब जिक्र छेड़ा ही है, जाहिर है आपने खुद भी कहा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या दीगर एक्टिविटी जो आपकी CPEC फ़ेज़ 2 की जहाँ बात करें, दूसरी जानिब जाहिर है जिन ममालिक से हम बात भी कर रहे हैं, मुलाकातें करें, दो कि हम अपना जो सफारती ताल्लुकात है वो बेहतर भी कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब ये मुल्क जो हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी या दीगर एक्टिविटीज़ के हवाले से देखते हैं या इंटरेस्ट शो करते हैं, तो उसमें एक फैक्टर ये भी तो आता है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कितनी है हमारे मुल्क के अंदर। हम तो अभी चीज़ों को उसी तरह से सेटल ही नहीं कर पा रहे हैं। इकॉनमी के हमारे बुरे हालात हैं, बातचीत करने को कोई तैयार नहीं है, अदलिया पे हम तनकीद कर रहे हैं, दुनिया भर में तमाशा हमारा लगा हुआ है। सो जब ये ममालिक कोई इंटरेस्ट शो करेंगे तो वो भी तो सारा चेक एंड बैलेंस करेंगे ना कि जिस मुल्क के अंदर हम सरमायाकारी ला रहे हैं उसके हालात वाक़यात क्या हैं। थैंक यू वेरी मच। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसको अदरवाइज सोचें कि जो लोग इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं या जो लोग चाह रहे हैं कि इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी बरकरार रहे, अदम इस्तेहकाम बरकरार रहे या अदम इस्तेहकाम की एक जो सूरत हाल है उसकी परसेप्शन बनी रहे, तो फिर उनका क्या मकसद है? उनका सिर्फ यही मकसद है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं करे, पाकिस्तान की इकानमी लिंगरिंग रहे, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी ना आए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ना बढ़ें, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल ख़राब रहे। हमें ये भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों हम अपने मुल्क के अंदर बैठकर टेम्परेचर को इतना ऊपर ले जाएं, इतना ऊपर ले जाएं, कभी लॉन्ग मार्च कर दें जब दुबई में या UAE में IMF वाले आए हों, मुज़ाकरात होना हो, हम वही 25 मई का दिन सेलेक्ट कर लें कि नहीं, हमने इसी दिन पाकिस्तान के अंदर सीन्स क्रिएट करके लोगों को मैसेज देना है कि नहीं नहीं, पाकिस्तान, जैसा आपने खुद भी कहा कि पाकिस्तान इज़ इनस्टेबल कंट्री। इस इंस्टेबिलिटी को हम क्यों हवा देते हैं जब हम समझते हैं, यहाँ देखें ना आपके सामने, खुदा न खास्ता बड़ी ख्वाहिश रही कि ओ पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ना पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट किया, ना पाकिस्तान श्रीलंका बना। पाकिस्तान ने IMF के साथ पिछला प्रोग्राम कंप्लीट किया, पाकिस्तान की अभी अगले प्रोग्राम के लिए IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के पाकिस्तान करीब पहुंच चुका है। पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है, ये भी हम रिकॉर्ड पे रखें। पाकिस्तान के अंदर जो करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला था, बहुत बड़ा मसला था, वो बेहतर हो रहा है। साथ साथ अगले माली साल की 3+ जो है वो GDP ग्रोथ का टारगेट रखा जा रहा है। दे आर पॉजिटिव इंडिकेटर्स। मुल्क सबका है तो सबको इस हवाले से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन पराजा साहब वो बात आपकी ठीक है कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, चीज़ों को बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम सब उसी ना किसी जो कह लें इसी भंवर में फंसे हुए हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं हालातों वाक़यात हमें इस चीज़ की भी तो इंडिकेटर्स देते हैं ना कि जी हमारे मुल्क के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है जो क्रिएट की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं ये सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। सियासतदान बात करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, इदारों को हम कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, चाहे वो अदलिया हो, शख्सियात हों, चीफ जस्टिस साहब हों मोअज़्ज़ज़, उनको हम कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें भी तो कहीं ना कहीं मायूसी का सबब बनती तो हैं।
मैं फिर कहूँगा कि वो कौन है जो पाकिस्तान में मसलसल इंस्टेबिलिटी की फ़िज़ा एक माहौल पैदा किए हुए हैं और मसलसल चाहते हैं कि पाकिस्तान का तासुर बैरून मुल्क ऐसा जाए कि यहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं। आपने कहा सियासी क़ुव्वतों को मुज़ाकरात करना चाहिए। आपके ख़्याल में, आपके नाज़रीन से पूछ रहा हूँ, कौन है वो सियासी क़ुव्वत जो किसी सियासी क़ुव्वत के साथ बैठना तक गवारा नहीं कर रही? अभी कल की बात है जी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हालांकि दिन में अली अमीन खान गंडापुर ने जो भी बातें की और बिलावल भुट्टो की ज़ात को हिट करके बातें की, आपने बिलावल की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एक सेंटेंस देखा कि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया हो, वो बिलो द बेल्ट आए हों? उल्टा अपने वुज़रा से कह रहे थे कि इस्लामाबाद में नफ़रत की जो फ़िज़ा है, अवाम उससे तंग हैं, आप उसको छोड़ें। उन्होंने शर्जील मेमन साहब को बाकायदा एड्रेस किया कि आप इमरान खान को छोड़ें, यहाँ जो सूरत हाल है आप डिलीवरी बेहतर करें, सर्विस प्रोवाइड करें, लोगों को आप उनके मसाइल के हल करने पर तवज्जो। ये लीडरशिप है, सही, ये लीडरशिप का मयार है और ये लीडरशिप की सोच है कि जो असल मसाइल हैं उन पे फोकस किया जाए, बजाय इसके कि आप एक आर्टिफिशियल एक तनाव से बढ़ के अब तो टकराव है अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू वेरी मच पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शौकत पराचा साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बात कर रहे थे, अपना तज्ज़िया दे रहे थे। उनके मुताबिक सियासतदानों को थोड़ा मेच्योरिटी के साथ इस सूरत हाल को डील करने की ज़रूरत है, ना कि ज़ातियात को टारगेट किया जाए, ना कि पर्सनैलिटीज़ को टारगेट किया जाए, इदारों को कंट्रोवर्शियल किया जाए। बेहतर ये है कि एक अच्छे मुनासिब तरीके से मुज़ाकरात हों। जो स्टेबिलिटी हम मुल्क में बार बार लाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए कोई ना कोई सूरत हाल तो निकालनी पड़ेगी और इन्हीं सियासतदानों को निकालनी पड़ेगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। इतनी शकील गुफ्तगू के बाद अब हम मौसम की बात करेंगे, क्योंकि मौसम अच्छा है और अभी अभी हमें पता लगा कि कराची में मौसम बहुत अच्छा है। लाहौर में भी तो इट्स प्लेजेंट वेदर, बट धूप है, ज़ाहिर है उस तरह की नहीं है, लेकिन कराची में जो हवा चलती है और आपको पता है सी ब्रीज़ और ये सारी चीज़ें बड़ा अच्छा एक मौसम में प्लेजेंट कर देती है इसको। तो इसी हवाले से हमने सोचा कि मौसम की सूरत हाल पर बात करते हैं। जो बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है उस पर भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ है। मुजम्मिल फिरोजी हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं और नताशा रहमान हमारे साथ लाहौर से मौजूद होगी। सबसे पहले मुजम्मिल की जानिब जाते हैं। मुजम्मिल, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो कराची के मौसम के हवाले से बताएं। जब जब गर्मी होती है हम आपको धूप में खड़ा करके इस गर्मी की सूरत हाल जानते हैं, लेकिन आज मैंने ऑफ एयर जब देखा तो आपके पीछे अच्छी खासी हवा चल रही थी एंड आई वाज हैप्पी कि आज हमारे रिपोर्टर जो है या कॉरेस्पॉन्डेंट है वो अच्छे वेदर के अंदर खड़े हुए हैं। सो कैसा है कराची का वेदर और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में या आज का दिन कैसा रहने वाला है? अरमला, मैं आपको बताऊं कि देखिए कुदरत जो है वो कराची वालों पर मेहरबान हो गई है, लेकिन के इलेक्ट्रिक को कराची वालों पर तरस नहीं आ रहा है। लोड शेडिंग की तवील अरसे से जो दुरानिया है वो बढ़ता जा रहा है, मगर कराची का मौसम इस पर इंतहाई खुशगवार है। हवाएं चल रही हैं, अबर आलूद मौसम है और महकमा मौसमियात ने भी 7 जून से जो है वो कराची वालों को बारिश की खुशखबरी सुनाई हुई है। तो इस वक्त मौसम तो सुबह से जब हम ऑफिस आए तो उस अब तक जो है अबरालूद मौसम है, ज़बरदस्त ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, आज दोपहर में जो है वो थोड़ा सा दर्जा हरारत बढ़ेगा। इस वक्त जो हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं तो दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड है, जो दिन में बढ़ते बढ़ते 34 से 36 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अब हवाएं जो है इस वक्त शहर कराची में 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 74% है। अगर बात की जाए अंदरूनी सिंध की, तो कल जो 7 जून से जो है वो अंदरूनी सिंध में बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। जो जिसमें दादू है, लाड़काना है, शदाद कोट है, कश्मोर है, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश के इम्कान हैं। जबकि शहरी कराची वालों के लिए जो है वो 3 रोज़ जो है वो अबरालूद मौसम रहेगा, मतलब जो है अबरालूद रहेगा और हवाएं चलती रहेगी। मुजम्मिल, थोड़ा गर्मी की शिद्दत में इजाफा। अच्छा मुजम्मिल, आप कैमरामैन से अगर रिक्वेस्ट करें कि इर्द गिर्द जो हवा चल रही है जहाँ पे आप खड़े हैं हमें थोड़े से विजुअल्स दिखाएं, ताकि हमारे जो कराची के लोग हैं, लाहौर के लोग हैं, वो थोड़े से जेलस हो सके कि कराची वाले आज अच्छा मौसम एंजॉय कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए हवाएं इस वक्त जो चल रही है कराची में, वैसे तो दरख्त बहुत कम है। थोड़ा सा हम अगर दरख्तों को दिखाएं, यहाँ पे हवाएं जहाँ पे हम ये खड़े हुए हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त इलाका है। यहाँ पे कोयल भी हैं, चरिंद परिंद भी यहाँ पे नजर आते हैं। ठीक है मुजम्मिल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नताशा, कराची में तो अच्छी हवा चल रही है, वेदर अच्छा चल रहा है। अब आप बताएं लाहौर की क्या सूरत हाल है? दो कि मैं जब सुबह आई थी तो थोड़ा सा अबर आलूद था, लेकिन ज़ाहिर है धूप भी आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी। अरमला, देखिए कराची का मौसम तो इंतहाई हसीन है जैसे कि मुजम्मिल बता रहे हैं, लेकिन लाहौर का मौसम भी कदरे बेहतर है, चूँकि पहले धूप की किरणों में खड़ा होना, धूप की तपिश में खड़ा होना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज चूँकि सूरज भी कोशिश कर रहा है कि पूरी आबोताब के साथ चमके, लेकिन जो ठंडी हवाएं चल रही हैं वो इस कोशिश को नाकाम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और जो दर्जा हरारत है वो भी कम होता हुआ हमें महसूस हो रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम दर्जा हरारत की आज की बात करें तो आज चूँकि दर्जा हरारत बाकी दिनों की निस्बत कम है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ 45 सेंटीग्रेड ही था, लेकिन आज चूँकि जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो आज 41 सेंटीग्रेड है, और जो कम से कम है वो 29 सेंटीग्रेड है। तो मतलब दर्जा हरारत में वाज़ह कमी आई है, ठंडी हवा भी चल रही है, धूप में खड़े होना भी नॉर्मल है, इतना ज़्यादा वो गर्मी फील नहीं हो रही है। और महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में भी शहर लाहौर का जो मौसम है वो इसी तरह खुशगवार रहने वाला है। जो पिछले हफ्ते हमने पूरी हीट वेव्स बर्दाश्त की, तो अल्लाह की जानिब से गुज़श्ता रोज़ भी रहमत बरसी और आंधी आई, तूफ़ान आया, जिससे मौसम कदरे बेहतर हो गया। तो आज भी यही खुशखबरी है कि मौसम इसी तरह खुशगवार रहने वाला है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 7 तारीख तक मौसम इसी तरह रहने वाला है, तो लिहाजा शहरी इस मौसम को एंजॉय भी करें और घरों से भी निकलें, क्योंकि जब गर्मी होती है तो घरों से निकलना भी मुहाल होता है। इसके साथ साथ अगर हम शाम के वक्त की बात कर लें तो शाम के वक्त में जब आप घरों से बाहर निकलेंगे तो आप एंजॉय कर सकते हैं इस मौसम को, यकीनन, क्योंकि गर्मी में हम एंजॉय नहीं कर सकते हैं। शाम के वक्त में भी जो ज़मीन की तपिश होती है वो हमें फील हो रही होती है, और घरों से बाहर निकलना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल पंजाब की बात कर लेते हैं तो महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि पंजाब के बलाई इलाकों में भी बारिशों के चांसेस हैं, जिससे मौसम जो है वो इंतहाई हसीन हो जाएगा। शहरियों के जो मुरझाए चेहरे थे वो भी इन कुछ दिनों चले अल्लाह करे अच्छे नज़र आए, और ये जो गर्मी है इसकी शिद्दत कम हो, क्योंकि जाहिर है बहुत तेज़ गर्मी है, जिसकी वजह से वाकई कोई आपका जो प्रोडक्टिविटी है लाइफ की वो सारी अपसेट हुई हुई है। आप कहीं आना जाना मुश्किल है, ऑफिस बड़ी मुश्किल से जाता है। शुक्र है कि बच्चों के स्कूल्स बंद हैं तो बच्चों के लिए थोड़ी एक आसानी है। मुजम्मिल, जिस तरह से आप कह रहे थे कि आपने, हम सुबह अच्छे वेदर की बात कर रहे थे लेकिन आपने के इलेक्ट्रिक का जिक्र कर ही दिया है। सो क्या लोड शेडिंग के हालात हैं जी? और बारिशों के हवाले से, हम जब कराची में या सिंध में बारिशें होती हैं हम तो यही दुआ करते हैं कि रहमत की बारिश हो और ये कहीं भी किसी भी तौर आवाम के लिए जहमत ना बने। सो लोड शेडिंग की थोड़ी सी हमें अपडेट दे दें, क्या सूरत हाल है कराची में? और मतलब मैं आपको बताऊं, कराची वाले इस वक्त जो है वो दोहरे अजाब का शिकार थे। जो हीट वेव का मौसम चल रहा था उस वक्त शहर कराची में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, और इस वक्त भी जो 100% रिकवरी वाले इलाके हैं जहां पर मेरी खुद की रिहाइश है वो 100% पेमेंट वाला एरिया है, लेकिन वहां पर भी 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इस तरह जितने भी कराची के पोश एरियाज हैं वहाँ पर भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है। अब के इलेक्ट्रिक के काम का कहना यही है कि भाई फॉल्ट आ गया है, और वो लोड शेडिंग नहीं कहते, वो उसको कहते हैं लोड मैनेजमेंट कर रहे हैं हम। लोड मैनेजमेंट के नाम पर उन्होंने शहर कराची वालों को दोहरी अजियत का शिकार किया हुआ है। कल भी शाफजल कॉलोनी पे भी एहतजाज हुआ, नॉर्थ कराची में भी एहतजाज हुआ, और इस वक्त जो है कुरंगी में भी बहुत बुरे हालात है। वहाँ के अवाम भी ये कह रहे हैं कि हम के इलेक्ट्रिक के ऑफिस का बाहर धरना देंगे अगर लोड शेडिंग के दौरानिए में कमी नहीं की जाती है। जो चोरी है के इलेक्ट्रिक उसको रोक नहीं पा रही है, लेकिन जो बिल पेमेंट करते हैं वो मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त जो लोग, जो छोटे इलाके हैं वहाँ पे गरीब, वो बीमार हैं, मरीज़ लोग हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इवन हॉस्पिटल्स को भी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से के वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। वैसे तो समर वेकेशंस का पूरा साल बच्चों को इंतज़ार होता है कि हमने इन समर वेकेशंस आएंगी, जून जुलाई की जो छुट्टियां होती हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, किसके घर जाएंगे, क्या एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे। बच्चों की बड़ी ख्वाहिशात होती हैं। हम भी जब बच्चे होते थे तो बड़ा इंतज़ार होता था पूरा साल, जी समर वेकेशंस में ये काम करेंगे। लेकिन
समर वेकेशंस तो आती है, लेकिन उसके साथ जो भर के इतनी मोटी कॉपी आती है ना वर्कशीट्स की, और फिर उसके बाद बच्चों की एक्टिविटीज़ की, कि इतने एसेज मुझे याद है एसेज लिखे होते 10 के 15 टॉपिक्स मिलते थे कि आपने ये करना है। सो वो इतना लंबा काम होता था कि आपकी एक्साइटमेंट वहीं कहीं साइड पे मांद पड़ जाती थी, और आपको हो रहा था कि ये काम भी करना है तो वेकेशंस में हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे। सो ये जो समर वेकेशन है या होमवर्क है, ये मिलना कितना ज़रूरी है भी कि नहीं है, और बच्चों को किस तरह से एक प्रोडक्टिव तरीके से आप उनकी समर वेकेशंस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि वो काम भी करें, खेल कूद भी करें, उनकी लर्निंग भी हो। हाँ, इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान हो सकती हैं जो पेरेंट्स भी कर सकते हैं, और टीचर्स भी इनफैक्ट जो स्कूल में आपको काम इस तरह की वर्कशीट्स बना के देते हैं, उनके दिमाग में भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो क्या प्लान किया जाए जी बच्चों के लिए समर वेकेशन के हवाले से, इसी पे हम बात करेंगे। सना सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। सना, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच अर्मिला फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। अच्छा सना, वैसे तो आप भी एग्री करेंगी कि हमें पूरा साल समर वेकेशंस का इंतज़ार रहता था, लेकिन जैसे ही होमवर्क मिलता था सारी एक्साइटमेंट वहीं कहीं साइड पे हो जाती थी, मेरी तो, और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। सो क्यों ज़रूरी है इतना ज़्यादा होमवर्क मिलना बच्चों को? देखिए, अगर बीइंग एन एजुकेशनिस्ट हम बात करें, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग अगर मैं बात करूं तो ये वाकई ही एक बर्डन होता है बच्चे पे। लेकिन बीइंग एन एजुकेशनिस्ट बात करें, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक पर्पस होता है। और सबसे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी, जो कि बीइंग अ पेरेंट, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, बीइंग अ पर्सन फ्रॉम अ स्कूल मैनेजमेंट और मीडिया पर्सन, हमें बच्चों के लिए ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि समर ब्रेक होती क्या है। हाँ। ठीक है, समर ब्रेक इज़ नॉट अ ब्रेक फ्रॉम एन एकेडमिक ईयर, इट्स अ ब्रेक बेसिकली ड्यू टू द समर। अब इतनी गर्मी है, और इतनी गर्मी में तालीमी सरगर्मियों को कंटिन्यू रखना मुश्किल होता है। जाहिर है। बेशक स्कूल में एसी की फैसिलिटी है, नहीं है, मुश्किल हो जाता है एक स्ट्रेंथ के साथ गर्मी में आना जाना। और बहुत सारे स्कूल्स जो हैं जिनका सेशन ख़त्म होता है मई में, उनका एकेडमिक ईयर का एंड होता है, बट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल। तो इसीलिए होमवर्क ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगी अर्मिला, कि एक चीज़ जो आपकी प्रैक्टिस में नहीं है, आप अगर अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करके देखें, अगर वो आपकी प्रैक्टिस में नहीं है, सपोज़ आपने 1 वीक नहीं किया, 2 वीक्स नहीं तो किया, आप आउट हो जाएंगे, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएंगे, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएंगे, रूटीन नहीं रहेगी। जब आप वापस उसकी तरफ जाएंगे तो वो आपको कंटिन्यू करने में मुश्किल उसमें पेश आएगी। तो इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए जो है हॉलीडे होमवर्क दिया जाता है कि बच्चा जो है वो तालीम से दूर ना हो। अच्छा, लेकिन अच्छा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी, आपने बिल्कुल, आई एग्री विद दैट कि ये बच्चों को प्रैक्टिस में रखने के लिए बड़ा ज़रूरत है। लेकिन समटाइम्स मैंने ऑब्जर्व किया है, चूँकि आई हैव किड्स इन माई हाउस, मेरे भाई के बच्चे हैं, बहन के बच्चे हैं, उनको जब होमवर्क्स मिलते हैं तो वो इतने ज़्यादा जो कह लें वर्कशीट्स हैं, या उन पर इतना ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं समटाइम्स कि बच्चों के अंदर बस उनको ये होता है कि किसी तरह ये ख़त्म हो, उसमें वो जो लर्निंग वाला फैक्टर है ना वो मिस हो जाता है। देखिए, ये भी डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने किस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया हुआ है। अब हर स्कूल का हॉलीडे होमवर्क दूसरे से डिफरेंट होता है, सबके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से होमवर्क देना होता है। हॉलीडे होमवर्क को कैटेगराइज़ किया जाता है परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, कि 70% जो है वो क्रिएटिव होना चाहिए, 30% करिकुलम के अंदर से होना चाहिए, 10% एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। अब वो बर्डन क्यों फील होता है? मैं तो ये कहूँगी कि लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो बच्चों को बर्डन फील होता है। फर्स्ट वी नीड टू एक्सेप्ट इट दैट हॉलीडे होमवर्क इज शुड बी देयर, इज कंपल्सरी, एंड टू बी इन रूटीन, टू बी इन प्रैक्टिस। और बच्चा आपका छुट्टियों में क्या करे घर पे, ठीक है, जितनी मनफी सरगर्मियां हैं बच्चा उसमें इंगेज हो जाता है, रूटीन ख़राब हो जाती है, ये सारी रात वो जागता है, लेट उठता है, तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। और वो इतना मोटा फील ही इसलिए आपको हो रहा होता है कि उसके अंदर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं लेके आ रहे होते। हर चीज़ को आपने कैटेगराइज करना होता है, एक स्केड्यूल बनाना होता है कि ये खेलने का टाइम है, ये पढ़ने का टाइम है, ये हॉलीडे होमवर्क करने का टाइम है, ये एक्टिविटी का टाइम है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। जब बच्चा स्कूल में आ रहा होता है उस वक्त तो 50-50 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, 50% स्कूल पे होती है, 50% पेरेंट पे होती है। वो डेली रूटीन का समटाइम्स होमवर्क आ रहा होता है, समटाइम नहीं। बट समर ब्रेक में 100% जो है वो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। लेकिन अब माशाल्लाह स्कूल्स इतने एक्टिव हो चुके हुए हैं कि दे आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन ऑनलाइन, इन गूगल क्लासरूम्स, ऑन व्हाट्सएप, दैट इफ़ यू फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क, तो बच्चों को वो
करके दे दिया जाता है कि उनको हेल्प प्रोवाइड कर दी जाती है। और मोटे मोटे समर पैक्स तो मेरे ख्याल से अब स्कूल में इतनी अवेयरनेस आ गई है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए कि हाउ टू डिज़ाइन अ हॉलीडे होमवर्क। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दो, आई एग्री कि ये सारी चीज़ें डिज़ाइन स्कूल्स इस बात को फोकस रखते हैं, बट समटाइम्स मुझे लगता है कि बच्चे के दिमाग के अंदर हमेशा से ये एक चीज़ डाली गई है कि जी समर वेकेशंस आपकी फ्री टाइम होता है, आपने उसमें ये करना है, वो करना है, आपने नानी के घर जाना है, आपने सारी एक्टिविटीज़ करनी है। बट वही बात है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें अब इतनी पक्का हो गया ना वो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट कि ये तो बस फारिग रहने के लिए वेकेशन है, शायद इसीलिए ओवरबर्डन भी बच्चे हो जाते हैं। देखिए वो भी चीज़ें ज़रूरी हैं जो आप कह रही हैं, नानी के घर जाना भी ज़रूरी है, खेलकूद भी ज़रूरी है। देखिए छुट्टियों को आप प्रोडक्टिव बनाएं बीइंग अ पेरेंट। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, जैसे मैंने कहा कि मनफी सरगर्मियाँ हैं उसको कम करने के लिए एक निसाब की चीज़ आपको दे दी गई है, लेकिन निसाब के अलावा गैर निसाबी चीज़ें भी तो हैं ना, जिसमें स्विमिंग आती है, कोई भी लाइफ स्किल आप बच्चे को प्रोवाइड करें, सिलाई कढ़ाई प्रोवाइड करें, कुकिंग बेकिंग गर्ल्स के लिए होती हैं, उसकी क्लासेस आप उनको प्रोवाइड करें। अच्छा, एज ए एजुकेशनिस्ट आप मुझे बताएं बच्चों को, चलें ठीक है ये तो समर वर्क है, होमवर्क है, ये करना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम इन 2-2.5 महीनों में यूटिलाइज़ करके बच्चों को कोई अच्छी प्रोडक्टिव हेल्दी एक्टिविटीज़? देखिए एक्टिविटीज़ तो जिसको अवेयरनेस है उसको तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल होगी। अगर मैं उस जेंट्री की बात करूँ या उस मास की बात करूँ जो कि ज़्यादा परसेंटेज में उनको अवेयरनेस नहीं है कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए क्या क्या अवेलेबल होता है, तो बहुत सारे रोबोटिक्स के स्कूल्स हैं जिसे टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं, वो 5 ईयर्स से लेके उसकी कोई आगे एज लिमिट नहीं है, वो अवेलेबल है। मैं तो कहती हूँ कि बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके आया जाए और रोबोटिक्स की क्लासेस दिलवाई जाए। स्किल एग्जैक्टली लाइफ स्किल में ही वो आ जाता है ना। सेकेंडली आपके बच्चे, अब देखिए डिग्री हर स्कूल दे रहा है, पढ़ा हर स्कूल रहा है, वो आपको निसाब स्किल कौन सा स्कूल सिखा रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो वो आपके पास से 2.5 महीने या 2.25 महीने अवेलेबल होते हैं जिसमें आप बच्चों को लाइफ स्किल सिखा सकते हैं। उसमें मैंने जैसे कि भी जिक्र किया, बेकिंग है, कढ़ाई है, सिलाई है, आपके बच्चों की फैशन डिज़ाइनिंग है, रोबोटिक्स है, स्विमिंग है, ये सारी चीज़ें आपके बच्चे को बाय द एंड ऑफ द डे और इन फ्यूचर इज़ गोइंग टू हेल्प। ठीक है, तो एक होमवर्क जो कि बर्डन फील हो रहा होता है, क्योंकि वो बर्डन पेरेंट्स को फील हो रहा होता है, इसीलिए बच्चों को फील हो रहा होता है। हाँ, मेरी उन स्कूल से भी एक रिक्वेस्ट है जो हॉलीडे होमवर्क डिज़ाइन करते हैं कि वो इस चीज़ को सामने रख के हॉलीडे होमवर्क डिज़ाइन करे कि बच्चे को वो बर्डन ना लगे बल्कि उसको मज़ा आए करने में। अब यही बात में एक्चुअली सारी बात का क्रक्स है कि आप जब डिज़ाइन कर रहे हैं वर्कशीट्स या कोई भी होमवर्क प्लान, तो इस चीज़ को ज़रूर नज़र में रखें कि बच्चे ने काम अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या गैर निसाबी सरगर्मियों के साथ करना है। ही इज़ नॉट डेडिकेटेड फॉर दैट वर्क ऑल द टाइम। सो उसको पेरेंट्स के लिए भी आसानी हो कि वो बच्चे को करा सके होमवर्क बिठा के। अब ये वो बेचारा बच्चा लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, तो उसके लिए भी ऐसे भी अगर दिए जा रहे हैं उससे उसको 3 फ़ायदे हो रहे हैं, बल्कि 4 फ़ायदे हो रहे हैं। वो LSRW जो है अपना जो है उसको डेवलप कर रहा है, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, और ये इवेंचुअली उसकी कॉग्निटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जब आप हॉलीडे होमवर्क डिज़ाइन करें, फॉर एग्जांपल यू कैन राइट एन एक्टिविटी कि वॉच दैट पर्टिकुलर एनिमेटेड मूवी, उसी के अंदर से आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दे दें, उसी के अंदर से हेल्पिंग वर्ब्स दे दें। ये डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है। और मेरी रिक्वेस्ट है उन स्कूल से जो कि वाकई बहुत मोटे मोटे होमवर्क्स दे देते हैं कि वो उसको कैटेगराइज करें कि क्यों इतने मोटे होमवर्क्स दिए जा रहे हैं या उससे बच्चे को बेनिफिट कितना हो रहा है। ठीक है, कि बच्चा सीख तो रहे ना कुछ। एग्जैक्टली। इसी तरह अगर मैं उर्दू की बात करूँ तो कोई भी तफरीही मुकामात की आप सैर बच्चे को दे दें, बच्चा पहले वो करके और देन उसके बारे में लाइंस लिखे, ठीक हो गया। इसी तरह साइंस और SSTs की अगर मैं बात करूं या सोशल साइंसेस की बात करूं, तो व्हाई डोंट यू आस्क अ चाइल्ड कि वो एक पौधा उगाए, उसकी पूरी ऑब्जर्वेशन ले, हाइपोथेसिस बनाए और उसके बारे में हॉलीडे होमवर्क लिखे, ना कि वो वही किताब के अंदर से सवाल आप उठा के दे रहे हैं और बच्चा उसी को देख देख के कॉपी कर रहा है। तो जब आप बच्चे को इंगेज करें, ये भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है ना कि बच्चा पौधा उगा रहा है या वो एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा है, या सपोज पाकिस्तान के जो करंट सिनेरियो है उसके ऊपर उसको आप डॉक्यूमेंट्री देते हैं और उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में आपने क्या देखा। तो वो बच्चा आपका देखिए जो उसके इंटरेस्ट लेवल है, वो करंट जो दौर चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप जब एक्टिविटीज डाल रहे हैं तो हॉलीडे होमवर्क इंटरेस्टिंग होगा ना उसके लिए। उसने वो डॉक्यूमेंट्री देखी, उसका वो टाइम भी अच्छा गुजरा, जो इंटरटेनिंग टाइम गुजरा, फिर उसने जब लिखा तो उसको पता होगा कि वो गौर से देखेगा वो चीज़ कि उसने उसके बारे में लिखना है। दैट्स सो ट्रू। अच्छा, समर वेकेशन या समर कैंप्स पहले एक बड़ा होता था जी कि समर कैंप्स लग गए हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ तरह की जो आप बता रही हैं होती। आप पंजाब हुकूमत ने अनफॉर्चुनेटली वेदर इतना ज़्यादा जो कह लें गर्म है कि उन्होंने बंद किया है, तो समर कैंप्स का कितना आप समझती हैं सना कि फ़ायदा था
जो अब देखिए अभी जो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंगली समर कैंप जो अलाउ किया गया है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए बिल्कुल, उन्होंने वही है, allow उसके किया अलावा नहीं है private उसके schools अलावा में। नहीं किया गया। देखिए जो बच्चे जिनको सारा साल तालीम का मौका नहीं मिलता उनको तो देना चाहिए, बट समर कैंप्स ये बहुत जेनेरिक किस्म की डिस्कशन है, इसमें आपको दो राय मिलेंगी। एक राय, एक तो पेरेंट होते हैं जो कि कहते हैं कि बच्चा, जैसे कि मैंने कहा, मनफी एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा इंगेज हो जाता है। देखिए हाउस वाइफ्स हैं या वर्किंग लेडीज़ हैं, वो ऑल द टाइम दे कैन नॉट बी हैव एन आई ऑन अ चाइल्ड। Exactly, they can't. उनको बिजी रखने के लिए उनको समर कैंप ठीक एक है। अच्छी ऑप्शन लगता ठीक है। है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि गर्मी है, छुट्टियों का मकसद क्या है, तो ये मेरे पास दो राय आती हैं। मेरे पास 50% पेरेंट ऐसा है जो उसके हक चाहते में हैं, है, जो नहीं। और मेरे लिहाज से अगर आप समर कैंप भी करा रहे हैं ना, तो उसमें आप एक पीरियड या दो पीरियड ऐसे रखें जिसमें आप हॉलीडे होमवर्क ठीक करवा रहे है। हैं। रेस्ट ऑफ द पीरियड शुड बी रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सना, Thank you बहुत so शुक्रिया much. आपने हमें ज्वाइन किया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट देसी खाबे, और उसमें कुछ खाते हैं इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग अजमला। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज सुबह सवेरे मेरा दिल किया कि कुछ मज़ेदार सा नाश्ता किया जाए। लाहौरियों ने बोंग पाए और इसके अलावा नान चने, हलवा पूरी तो आए रोज़ ही हम लोग खाते हैं, क्योंकि लाहौरिये और खाबों के शौकीन हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि लाहौरिये बाज़ार का नाश्ता ना करें। तो मैंने भी सोचा कि आज कुछ मुनफरिद सा नाश्ता करते हैं और अंदरूने लाहौर चलते हैं। मैं चूँकि अंदरूने लाहौर की एक गेट जो कि दिल्ली गेट है, मेरे पीछे बिल्कुल दिल्ली गेट है, ये आप देख सकते हैं। यही वो रास्ता है जिससे होते हुए हम उस मुनफरिद से नाश्ते की तरफ जाएंगे। और उस जो नाश्ते का जिक्र है उसका जिक्र मुस्तनसन हुसैन ताड़र ने अपनी किताब में भी किया है जनाब। तो वो कौन सा नाश्ता है, ऐसी क्या चीज़ है जो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं और खिलाने जा रहे हैं। मैं तो खैर खाऊंगी साथ साथ, लेकिन जाकर टेस्ट भी करवाएंगे कि वो नाश्ता कैसा है, क्या उसका नाम है। थोड़ा सा हम इसमें वो रख लेते हैं कि सस्पेंस रखते हैं कि आज हम कौन सा नाश्ता करने जा रहे हैं। पहले आपको रास्ता दिखाते हैं साथ साथ, ताकि आप लोगों को रास्ता पता चल सके कि वो रास्ता कौन सा है और किस रास्ते से होते हुए आपने अंदर जाना है, क्योंकि थोड़ा गलियों के अंदर जाके है, अंदरूने लाहौर है, तंग गलियाँ हैं। तो रास्ता आपको साथ साथ दिखाए जाएंगे और साथ ही साथ अंदर जाकर नाश्ता भी करते हैं। और अगर आप लोगों ने खाना होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पहले अंदर चलते हैं और आपको जाकर रास्ता दिखाते हैं, तो आइए हमारे साथ। दिल्ली गेट से अंदर आते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते हैं अंदर आए और हम पहुंच चुके हैं अब वज़ीर खान मस्जिद के बिल्कुल बाहर। चूँकि आज हम एक ऐसे नाश्ते का जिक्र कर रहे हैं जो कि सिर्फ अंदरूने लाहौर में मिलता है और पूरे लाहौर में सिर्फ एक जगह से मिलता है अरमला ये नाश्ता। और इसकी थोड़ी सी मैं आपके साथ हिस्ट्री शेयर करती हूँ कि ये नाश्ता अमृतसर से शुरू हुआ है और पाको हिंद की तकसीम से पहले शुरू हुआ। इसका जिक्र जो नहीद किशोर साहिबा हैं उनके हमें एक कॉलम में भी मिलता है। तो अभी इस रास्ते से बिल्कुल ये जो रास्ता वज़ीर खान मस्जिद के साथ साथ अंदर जा रहा है, इसी रास्ते से हम अंदर जाएंगे, कुछ तंग सी गलियां आएंगी और फिर वो नाश्ता आ जाएगा और उसका नाम भी आपको बताते हैं और खाते भी हैं। तो आइए हमारे साथ। तो दिल्ली गेट की तंग गलियों से होते हुए जनाब हम पहुंच चुके हैं दास कुलचा नाश्ता पॉइंट पर। तो मैं बात कर रही थी दास कुलचे की, जो कि बिल्कुल हट के नाश्ता है अरमला, क्योंकि लाहौर का जो नाश्ता है वो मुख्तलिफ जगहों से आके लोग खाते हैं। तो आइए हमारे साथ और जाके नाश्ता करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर आप लोगों को भूख लग रही है तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमें एक दास कुलचा लेना है, एक दास कुलचे की प्लेट लेनी है। कितने का है ये बताएं? 130 रुपये का। 130 रुपये का है एक प्लेट। ये पैसे लें और हमें हमारा टोकन दे दें और एक प्लेट हमें बना के फ्रेश देनी है। ये बताइएगा इसमें होता क्या है? इसमें आलू की भुजिया होती है, चने होते हैं, सलाद होती है और लौंचड़े होते हैं।
और ये दास कुलचा होता है। ये लोंचरे हैं, ये खा के थोड़ा सा हम ऐसे टेस्ट कर लेते हैं। ये किस चीज़ के बने हुए हैं? बेसन के। बेसन और क्या डाला है इसमें? सिर्फ बेसन ही है, बेसन है सिर्फ और नमक, कुछ भी नहीं है? बस नमक और बेसन ही। नमक और बेसन है। बहुत मज़ेदार था टेस्ट है। घर में हम बनाते हैं लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं आता है। तो इसके अलावा हमें दास कुलचा भी दिखाइएगा। ये दास कुलचा बिल्कुल छोटा सा है। कुलचा तो हमने खाया है, उसके ऊपर तिल लगे होते हैं, लेकिन ये छोटा सा दास कुलचा है। इसकी डो बनाने का क्या कुछ डाला जाता है, कुछ हमें बता सकते हैं? इसमें दाल का पानी डाला जाता है, सौंफ का पानी डाला जाता है और दूध दही में इसका खमीर तैयार होता है। 24 घंटे लगते हैं इसे तैयार करने के लिए। 24 घंटे लगते हैं इसको तैयार होने में, सिर्फ इसकी डो बनाने में? हाँ जी। लोंचरे यहाँ पर निकाले जा रहे हैं ताज़ा ताज़ा से, गरम गरम। खुशबू तो मुझे बड़ी मज़े की आ रही है और जो मेरी भूख है वो बढ़ती जा रही है। और अभी हमारा ऑर्डर हो गया है, हमें सर्व करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी पूछते हैं कि उनको ये दास कुलचा कैसा लगता है और कहाँ से खाने आए हैं। तो अभी अपने ऑर्डर की तरफ चलते हैं और जाकर अपना ऑर्डर लेते हैं और खाते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। तो अरमला, मेरा तो दास कुलचा आ गया, ऑर्डर मुझे मिल गया। खा के आपको बताती हूँ कि ये कैसा है टेस्ट में। तो ये दास कुलचा, इसको हम लेंगे। ये साथ एक लोंचरा लगाया, बल्कि आपको बताती हूँ अचार भी है। और अचार और खट्टा और ये सारी चीज़ें तो वैसे ही बड़ी मज़े की लगती हैं। लाहौरी है मैं, चूँकि लाहौरी हूँ, मुझे तो खैर बड़ी पसंद है ये खट्टी मीठी और चटपटी सी चीज़ें। तो अभी ये खाते हैं। ये मैंने लोंचरा भी लगा लिया, इसके साथ अचार लगाते हैं। सैलेड का छोटा सा एक बाइट बना लेते हैं और चने लगाए और ये मेरी बाइट तैयार हो गई है। तो खाते हैं अब इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत मज़े का। लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से लेने आए हैं और कितना इनको पसंद आ रहा है। दास कुलचे की दुकान पे और इस छोटे से रेस्टोरेंट पे अगर हम कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लोगों का रश बढ़ता जा रहा है, आ रहे हैं लोग और दास कुलचा मज़े से खा कर जा रहे हैं। मैंने तो खैर खा लिया है, मुझे तो बड़ा मज़े का लगा है। तो अभी हम लोगों से ही बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है टेस्ट में और क्या पहली दफ़ा खाया है, टेस्ट पहले कभी किया था या नहीं किया था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या दास कुलचा खाने आगे पहली दफ़ा खाया है? फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, बहुत यम्मी है। कहाँ से खाने आए हैं, कैसे पता चला कि यहाँ से दास कुलचा मिलता है? ये मेरे खालू हैं जो लाहौर के में रहते हैं, इन्होंने बताया था कि चले हम लोग आज नाश्ता करते हैं। तो हम एक्साइटेड थे और हम कराची से आए हैं और अब ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल जी, लाहौर की सौगात है अगर कहा जाए, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सौगात है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं? आप भी कराची से आए हैं क्या? मैं कराची से आया हूँ और मैं तो फूड लवर हूँ बहुत ज़्यादा ना। मेरा अपना भी खुद भी रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो मेरे खालू हैं, इन्होंने बोला कि हमारा था कि भाई सुबह जाएं और कहीं अच्छी जगह नाश्ता करें। तो उन्होंने बोला ओल्ड लाहौर चलते हैं, वहीं से जाके करेंगे। तो अभी यह है कि मैंने ट्राई किया है, अच्छा है। हम लोग वहाँ पे ज़्यादा कचौरी वगैरह दूसरी चीज़ें खाते हैं, ये चीज़ नहीं मिली मुझे वहाँ खाने को। तो ये कि टेस्ट वगैरह भी सही है और अच्छा है, टेस्ट वगैरह भी ठीक है, मज़े का लग रहा है। तो इन्हीं के खालू से भी बात करते हैं कि इन्होंने अपने जो रिलेटिव्स हैं, भांजे और भांजियाँ हैं, उनको एक अलग सा मनफरद सा आइडिया दिया है। सर, आपने पहले कभी टेस्ट किया दास कुलचा? हाँ बिल्कुल किया। आप लाहौर से ही हैं? हाँ, मेरा ताल्लुक लाहौर से ही है। तो आपने इनको आइडिया दिया कि हम चलते हैं और दास कुलचा खाते हैं? जी बिल्कुल। फर्स्ट टाइम ये लोग जी ये कराची से आए थे, तो इनको मैं चाह रहा था कि अंदरून शहर भी दिखाऊं, उसकी गलियां दिखाऊं, उसका कल्चर दिखाऊं और फिर साथ ये जो है इस ट्रेडिशनल फूड जो है वो भी इनको चखाऊं मैं। एक ट्रेडिशनल सा जो नाश्ता है वो किया जा रहा है और एक मज़ेदार सा जो नाश्ता है वो किया गया। मैंने तो कर लिया, अब मेरी सिर्फ लस्सी रह गई है। लस्सी भी मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग के बाद पी के जाऊँगी, क्योंकि इनको देख के मुझे भी लस्सी याद आ गई कि मैंने लस्सी पीनी है। तो लिहाजा तमाम जो हमने आपको एक दास कुलचे का कितने का मिलता है, कैसे लेना है, कहाँ मिल रहा है और इसका टेस्ट क्या है, वो सबसे पहले आपको बताया और साथ साथ आपको विज़िट भी कराया है कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या खाया जा रहा है। मुनफरिद नाश्ते किए जा रहे हैं, लेकिन दास कुलचा एक थोड़ा सा हट के नाश्ता था, तो आज हमने आपको वो करवाया है। लेकिन अगली दफ़ा अरमला आपको कुछ मुनफरिद सा, कुछ हट के, इससे भी हट के नाश्ता करवाएंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, दोबारा से हाजिर होंगे अल्लाह निगहबान।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि जब हम कोई भी किसी भी तरह की कोई डील या लेन देन के मामलात करते हैं, कोई चीज़ डॉक्यूमेंट करनी होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनने होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जो लोग कभी ना कभी उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करते हुए उनका ध्यान नहीं रहता है। आज हम लीगली या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से आप अपने लेन देन के मामलात को बेहतर कर सकते हैं, आपको कोई जो इलीगल जो कह लें किसी स्कैम से बचने के लिए आप क्या इकदाम कर सकते हैं, इस पे आज हम एक एक्सपर्ट की ओपिनियन भी लेंगे कि और चीज़ें अब चूँकि सारी डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, अब जो कागज़ी चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ एक ओल्ड स्कूल सिस्टम बनता जा रहा है। दुनिया डिजिटल पे शिफ्ट करी है कि आप ईमेल्स के थ्रू, दीगर मामलात के थ्रू अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। बैरिस्टर अमृत अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अमृत। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें सबसे पहले तो एक लीगली, आप चूँकि आप एक्सपर्ट भी हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट होता है सारे जो कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंटर्स होते हैं, चेक एंड बैलेंस होते हैं, एक अगर आप किसी के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हो रहे हैं या किसी शख्स के साथ कोई डील कर रहे हैं, तो उसमें क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना होता है? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, एंड सेकेंडली मुझे ये लगता है ये एक बहुत बहुत अहम टॉपिक है, स्पेशली आजकल के दौर पे। जैसे आपने इस बात में एम्फसाइज़ किया कि ये डिजिटल का दौर है, और डिजिटल क्योंकि मीडिया इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहा है, और लाइकवाइज हमारे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। अच्छा, अब बात यह कि पाकिस्तान के लॉ में ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अपना लॉ यूजुअली यूके लॉ से लिया हुआ है, ठीक है, और बिल्कुल उसी सिस्टम के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो इसका बेसिक और इम्पॉर्टेंट और फोरमोस्ट चीज़ ये होती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जितना हो सके रिटर्न हो। अब मसला ये आ जाता है कि एट टाइम्स यूजुअली इशू ये आ जाता है कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है जब आपने अमेंडमेंट्स करनी होती है, अमेंडमेंट्स के बाद आपको सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, और उसके अंदर इशू ये हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब इन्वॉल्व है, तो एट टाइम्स हम लोग सिग्नेचर्स भी कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो समझ में नहीं आती कि ये ओरिजिनल चीज़ थी या ओरिजिनल चीज़ नहीं थी। इससे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि एटलीस्ट जब आप मेक श्योर करो कि आप अपना बायर हो, सेलर हो, आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड कर रहे हो, आप किसी के साथ मर्चेंडाइज साइन कर रहे हो, आप ओवरसीज़ कुछ भेज रहे हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप उनका ईमेल एड्रेस, उनके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन आपकी एक्सचेंज हो रही है, उनके साथ जो आपकी फैक्स एक्सचेंज हो रही है, वो आपके पास ऑथेंटिक उनके एड्रेसेस और आईपी एड्रेसेस हों, जिससे ये ट्रेसेबल हो सके कि कल को अगर खुदा ना खास्ता या वर्स्ट केस सिनेरियो आपके साथ फ्रॉड भी हो रहा है, तो आप उस चीज़ को ट्रेसेबल अपने लिए बना सको, क्योंकि जब आपके पास वो चीज़ ऑथेंटिक होगी तो नेचुरली उस चीज़ तक पहुँचा भी जा सकता है। अच्छा अमृत, जैसे आपने खुद भी कहा कि अब हमारे यहाँ फ्रॉड के चांसेस, जब आप ओवरसीज़ की बात करते हैं या आप डिजिटल या ऑनलाइन इस तरह की कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, अब उसमें मामला ये होता है कि हमारे यहाँ लोगों का इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग उस चीज़ को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते, और हम कॉन्ट्रैक्ट्स को भी बहुत सरसरी एक चीज़ कंसिडर करते हैं कि ये जैसे एक फॉर्मल कार्रवाई है। आज दुनिया भर में इतने स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशंस हैं कि आपको उसको फॉलो करना होता है, इस बात को मेक श्योर करना होता है। पाकिस्तान में अभी तक उस सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करने में हम सक्सेसफुल नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम इंश्योरेंस भी साइन करते हैं या इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास भी जाते हैं, तो नीचे ना बहुत पतले लेटर्स में ना कुछ लिखा हुआ होता है, जिसको हम इग्नोर कर लेते हैं। इवन आप ये देखें ऑनलाइन भी जब हमें वो कहते हैं, जो कुकीज़ के नाम से एक चीज़ आती है कि आई एग्री बगैर पढ़े कर देते हैं, हालांकि उसका मतलब है यू आर बेसिकली गिविंग एक्सेस कि आपने अब जो भी चीज़ के बारे में बोलना है या आपने सर्च करना है, उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। लेकिन हमारे पास डिसएग्री की तो ऑप्शन ही नहीं होती है ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है, लेकिन उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी ऐप स्वाइप कर लो और उसके बाद आप वेट करो और दोबारा उसको खोलो। अच्छा। वो आपको नहीं देंगे वो ऑप्शन, क्योंकि उनको पता चल जाता है। उसमें ये होता है, नुकसानात उसके ये होते हैं कि आपकी कोई भी गुफ्तगू हो रही है या आपकी किसी किस्म की कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, आप देखोगे, आप फेसबुक खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, और वो एड्स आना शुरू हो जाते हैं, और आपके तो मैं तो अभी इसके बारे में बात कर रही थी, क्योंकि आप उन कुकीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हुए होते हो, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। लाइकवाइज जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर रहे होते हो, तो आप यकीन करें कि जब हम, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ा ही यूके का कानून है, वहाँ भी प्रैक्टिस भी मैंने इतनी ज़्यादा की, और हमने यही चीज़ सीखी कि आपके लिए इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है कि आप एक दफ़ा अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो।
तक कि आपके जब लैंड डॉक्यूमेंटेशन भी हो रही है, जब आप बयाना भी पकड़ रहे हो, बयाना साइन कर रहे हो, तारीख देखो, सिग्नेचर देखो, पार्टीज देखो, किसकी तरफ से स्टैंप निकला ये देखो, ये चीज़ों के ऊपर यहाँ पे इतना फोकस नहीं किया जाता। और सेकेंडली हम किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन या उसकी सर्विसेज तो लेना ही नहीं चाहते ना, हम अपने आप में लॉयर हैं, हम अपने आप में ही सब कर लेते हैं। और फिर जब मसला आता है तब हम लॉयर के पास आते हैं, और जब वो एडवाइस करते हैं सही तरीके से तो हम कहते हैं अच्छा ये तो कोई मसले वाले नहीं है, हम बदमाशी के जोर पे करवा लेंगे। तो फिर जब आपने वही करना है एट द एंड ऑफ द डे तो फिर फ़ायदा नहीं है। और आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जो आपने अवेयरनेस की बात की। देखिए अवेयरनेस तब होती है जब मैं ये समझती हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर एटलीस्ट पॉइंट उठाया और आप लोगों ने बात की, अगर इस शो को 10 लोग भी देख रहे हैं, लाइकवाइज इस पे ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर गुफ्तगू होगी उतना ज़्यादा लोगों तक रसाई होगी। हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया की इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप फ़ोन खोलो, सबसे ज़्यादा पहले आप टिकटॉक्स देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो। द लीस्ट वन कैन डू इज़, और मुझे ये लॉयर्स को भी इनफैक्ट मैं ये बहुत ज़्यादा करती हूँ रिक्वेस्ट, और इवन मैं ये खुद भी करती हूँ कि 10-10 सेकंड की आप किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो बना के लगा दें, ताकि लोग उसको देखते रहें और कुछ नहीं तो उनकी आंखों से गुजर जाए, अच्छा इसका ये कानून है, दिमाग में आ जाती है जब आपने देखी होती है। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, डिजिटल पे शिफ्ट की बात अब हम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्वियसली आपने खुद भी मेंशन किया कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट्स डिजिटल पे अवेलेबल हैं। अब इस पे भी एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जो सिग्नेचर्स आपको उस डिजिटल या पीडीएफ फाइल पे आ रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं, और इसके लिए भी ज़ाहिर है ऑनलाइन सिस्टम्स हैं दुनिया भर में कि आप उसी वक्त से उसको चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में अभी तक ये सिस्टम नहीं है। बिल्कुल इस पे कितना ज़रूरी है फोकस करना? मैं ये समझती हूँ कि अगेन जिस तरीके से हम फोरेंसिक की बात करते हैं ना, कि फोरेंसिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप यकीन करें हमारे पास फोरेंसिक की जितने इदारे हैं ना वो मेन शहरों के अंदर है, लाहौर, कराची और जो मेन जगह हैं। जितने आपके छोटे इदारे हैं, वहाँ जितनी छोटी सिटीज़ हैं उनके अंदर ये इदारे मौजूद ही नहीं हैं, तो क्या वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे? आपकी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम सियालकोट और फैसलाबाद है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनको सारे अपने कामों के लिए लाहौर आना पड़ता है। क्यों आना पड़ेगा? उनकी अपनी जगहों पे क्यों इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं है? आपके पास इमीडिएटली जिस तरह फैक्स मशीन है, एक आपने मशीन रखनी है सरसरी, और वो पेपर स्कैन होकर निकल आएगा और आपको पता चल जाएगा जिस बंदे के साथ आपकी ट्रेडिंग हो रही है क्या ये उसके सिग्नेचर्स हैं या नहीं है, उसके ID कार्ड के साथ या उसके पासपोर्ट के साथ आप आइडेंटिफाई करके मैच कर लोगे, क्योंकि वो साथ ही साथ आपको उस चीज़ की भी कॉपी भेजेगा टू इंश्योर कि ये वही इंसान है जिसके साथ आपका काम हो रहा है। Exactly. टेक्नोलॉजी ने वैसे ही इतना ज़्यादा, लेकिन हम वही बात है ना कि हमें आदत ही नहीं है। अभी भी हम लिखत पढ़त में पढ़े हुए हैं, हाथ से पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, अंगूठा लगता है। अंगूठा तो चले वो तो हम बहुत उसमें बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लोग शायद पेपर वर्क से निकले नहीं है। अब तो नो पेपर का जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया भर में इंट्रोड्यूस हो चुका है। पाकिस्तान में अभी तक हम लिखने पढ़ने की सूरत हाल से नहीं निकले। आप यकीन करें कि मैं इंग्लैंड में थी व्हाइल आई वाज प्रैक्टिसिंग, और हमारे पास इसी तरह का ये केस आया था, और उसमें जो पार्टी थी वो इंडिया की थी, और हम लोग क्योंकि यहाँ पे कर रहे थे, इंग्लैंड में काम कर रहे थे, तो वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। उन्होंने हमें फैक्स भेजा, मेरे फ़ोन पे ही था सारा कुछ। हमारी एक एप्लीकेशन जिस तरह कैम स्कैनर है, लाइकवाइज एक और ऐप थी वो डाउनलोडेड थी, जिसके ऊपर आप सिग्नेचर्स या मिसाल के तौर पे आपका पासपोर्ट है या आइडेंटिटी कार्ड है उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है। आप उसमें एक PDF अपलोड करते हो जिसमें उनका पासपोर्ट या उनका ID कार्ड होता है, मोस्ट प्रॉब्ली पासपोर्ट जब आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, उनका सिग्नेचर वाला जो फ्रंट पेज होता है वो, और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर उन्होंने सिग्नेचर किया है वो आप कॉपी पेस्ट करते हो वेरीफाई करने के लिए ये वही इंसान है, और आप वहीं पे काम कर लेते हो। इट्स दैट इजी, और हमने इतना कॉम्प्लिकेट किया है। अच्छा, अब इसमें अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक और बात आपसे सवाल करना चाहती हूँ। समटाइम्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैंने फॉर एग्जांपल किसी कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, हमारे क्लॉज हैं, सारी चीज़ें हैं, एक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया गया, 2 साल और काम करा लिया गया उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और फिर जब ड्यूज क्लियर करने की बारी आई, दीगर चीज़ें आई, तो वो नहीं किया, वहीं का वहीं पड़ा, क्योंकि जी आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। ये एक लॉजिक है। लीगली इसकी कितनी जो हेल्प हो सकती है उस इंसान की, और वैसे भी बहुत सारे लोगों को ये सफ़र करना पड़ता है, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है कोई भी है, वहाँ लोगों को ये प्रॉब्लम्स रहते हैं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं इसकी सिंपल एक मिसाल दूंगी। पूरे साल में हम टैक्स अदा करते हैं, हम लोग टैक्स लॉयर के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि हमारी सारा फाइल दोबारा बनाओ, हमें फाइलर, अगर हम फाइलर हैं या जो है हमारे इस साल की जितनी चीज़ें डिक्लेयर करो, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इतनी चीज़ आई है, इतनी चीज़ नहीं आई है, हम उसको एक फ़र्ज़ समझते हैं। लाइकवाइज ये भी फ़र्ज़ है, क्योंकि होता है इसका नुकसान ये है कि
कभी कभार, क्योंकि वही वाली आपकी वाली बात है जिस पे आपने इतना ज़्यादा फोकस किया, एंड आई बिलीव वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि इस चीज़ की अहमियत क्या है, और जो आपकी दूसरी एंड में पार्टी होता है वो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करता जाता है। अक्सर दफ़ा आपके रेंट एग्रीमेंट्स हुए होते हैं और वो 10% माहाना सालाना इंक्रीज़ होना होता है, आप भूल जाते हो, आपके जहन में नहीं रहता। वो भी बड़े तेज़ होते हैं, वो 2-3 महीने तक आपको रिमाइंडर्स नहीं देते हैं, फिर वो यकदम आपके ऊपर डालते हैं कि अब आपकी इतना इंक्रीज़ हो चुका है, अब आप इसके साथ ये दोगे। दिस इज़ रॉन्ग। आपको पहले उनके साथ उनको इन्फॉर्म करना है, बेशक उनको इस बात की नॉलेज है, फिर भी आपने 2 महीने का पार्टी को नोटिस करना है। व्हाट इफ़ उनके माली हालात ठीक नहीं हो, वो आपको अगले महीने का रेंट उतना अदा ना कर सके जितना है। कुछ लोगों के हज़ारों में हो गए, कुछ लोगों की लाखों की तादाद में 10% इंक्रीज़ होगा। यू डोंट नो, क्या पता उनकी इतनी सेल नहीं हुई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर उस पार्टी को भी चाहिए कि वो भी जिम्मेदारी के ऊपर ये चीज़ देखे कि ये कानून एक ऐसा है जो वर्ल्ड वाइड है, तो इस बात की भी नॉलेज होनी चाहिए। अमृत, अब वही बात है ना कि अब कानून है, सारा कुछ है, हमने कोई एग्जाम्पल ही नहीं आज तक सेट की। बिल्कुल हम सिफारिशें कराते हैं, एक फ़ोन कराते हैं, धमकी देते हैं, बंदे को डराते हैं और हम अपना काम सॉर्ट कर लेते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं। ये तो हम उन माशरों की बात कर रहे हैं जहाँ लॉ को इन्फोर्स किया जाता है, मेक श्योर किया जाता है कि लोग लॉज को फॉलो करें, और उन्हें पता होगा कि अगर हमने नहीं किया तो डंडा आएगा पीछे। यहाँ पे तो मसला ही सारा ये है, तो इस सिस्टम में हम कैसे सरवाइव करें? अच्छा, ये भी एक पता है बड़ा मसला है। मैं और भी इश्यूज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा बात कर चुकी हूँ, इन रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक वायलेंस, इन रिस्पेक्ट टू और जितनी भी चीज़ें और इश्यूज़ होते हैं। असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ पे कानून बना दिया, बन गया, ठीक है, आपकी हुकूमत ने बना दिया, बहुत अच्छी बात है जी, इशू खड़ा हुआ, ये वो सारा कुछ। मसला आता है वही वाली आपकी वाली बात, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। पुलिस के पास आपने जाना है, वो कहेंगे सर और इतने मामलात पड़े हुए हैं, वो ज़्यादा अहमियत वाले देने वाले हैं, हम इसको क्यों देखें, ठीक है। अब मसला ये है कि इस चीज़ को बदलने के लिए भी अभी आई वाज कमिंग ऑन माई वे, और यहाँ पे चौक पे बीच में एक ट्रक बंदा खड़ा करके गायब हुआ हुआ है, ठीक है। आस्क मी अबाउट इट, रोज यही मसला है। एग्जैक्टली। अब मैं आगे मेरे जो अंकल ड्राइवर है, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, बड़ी बेसिक सी बात थी। उन्होंने कहा हर एक जो जगह है ना, उसकी काउंसिल है ना, आपने लोकल काउंसिल है, लोकल काउंसिल के इख्तियार पे ये होना चाहिए कि उन्होंने 10-10 बंदे अपॉइंट करना है, जिस तरह डॉल्फिन वाले फिरते थे, कि अगर गाड़ी के बीच में खड़ी करे, वही बस बंदे को एक तरीके से छतर मार के कहें और कहें कि बंदे के पुत्र बन के इसको साइड पे लगाओ, ताकि सबके लिए डंडा हो। बात यह कि आपने अगर डेटरेंस क्रिएट करनी है, आपने एग्जाम्पल एक क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो लोग बाज नहीं आएंगे, और ऐसे सिस्टम चलता रहेगा, चाहे वो लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच अमृत, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ये वो टॉपिक है जो मैंने कहा इन्फॉर्मेटिव है, और हम सब की ज़िंदगी में कभी ना कभी इस तरह का कोई पॉइंट आता है कि हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट करना है, तो किन चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हैं, इस पर आज हमने डिस्कशन किया, और हम कोशिश करेंगे कि ऑन एंड ऑफ इस पर बात करते रहें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। आपको पता है वर्ल्ड कप जारी है, ऐसे में हम मैचेस की बात ना करें, और आज पाकिस्तान वर्सेस यूएसए मैच हो रहा है डैलस के अंदर रात 8:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। पाकिस्तानी टीम की कितनी तैयारी है, कितनी फॉर्म में है, इमाद वसीम नहीं खेल रहे हैं, बट स्टिल ओवरऑल टीम का कॉम्बिनेशन कैसा है, वहाँ पे जो ओवरऑल पिच है या दीगर चीज़ें हैं वो कितनी सूटेबल हैं, इस सब पे हम तज्जिया लेंगे। हमारे साथ शाह खालिद खान साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और इस वक्त डैलस में ही मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो शाह खालिद साहब ये बताएं कि वहाँ पर आज चूँकि पाकिस्तान पहला मैच खेले जा रहा है ऑफिशियल, क्या एक्साइटमेंट है, क्योंकि डैलस के अंदर आई नो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर लोगों की एक्साइटमेंट भी है इस वर्ल्ड कप को लेकर? देखिए, अगर ओवरऑल बात करें तो इस वक्त मैं डेलस में मौजूद हूँ और डेलस के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी शायकीन है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी एक्साइटेड है। आज हमारे कुछ शायकीन से इस हवाले से बात भी हुई तो उनको इंतज़ार है आज के मैच का। यहाँ पे तकरीबन अभी रात के 1:15 बज रहा है, लेकिन अगर मैं बता दूँ तो अभी भी कुछ शायकीन ग्राउंड के आसपास जो है वो मौजूद है, क्योंकि उनको अब अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, वो सुबह का इंतज़ार भी नहीं कर रहे और वो काफ़ी एक्साइटेड है। लेकिन अगर टीम के हवाले से बताएं तो टीम की कारकर्दगी के हवाले से हम बात करेंगे।
यहाँ पे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। पाकिस्तानी टीम इस वक्त जो मकामी होटल है वहाँ पे मौजूद है। आज उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिस की और ये डिसाइड किया है कि कल भरपूर तैयारी के साथ वो मैदान में उतरेंगे। क्योंकि यूएसए के हवाले से मैं बता दूं, इतनी तगड़ी टीम नहीं है। वो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही है, क्योंकि वो होम ग्राउंड है उनका, तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज है। लेकिन अगर पाकिस्तानी शाहीनों के हवाले से बात करें तो वो पुरज़म है, कल आराम से वो मैच जीत सकते हैं। हाँ, इमाद वसीम कल के मैच में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और पाकिस्तान जो ज़राए बताते हैं PCBK के कल पाकिस्तानी टीम जो है वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। अब सिर्फ इंतजार है 10:30 बजे का। इस वक्त रात की तकरीबन 1:15 बज रहा है। लेकिन आज जो मैच होगा वो 10:30 बजे मैच होगा। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है, पिच बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे मतलब हाई स्कोरिंग गेम होगा। ये नहीं कि न्यूयॉर्क की तरह 89, 90, 100, 110। तो काफी एक्साइटेड है शायकीन भी और खिलाड़ी भी, क्योंकि यहाँ पे यूएसए से ज्यादा पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा इशताक खालिद साहब, आपने खुद भी कहा कि एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ये हाई स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन अभी तक जो हमने वर्ल्ड कप के मैचेस देखे हैं, जो कि आज ओमान और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता है 39 रन से, इतने ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हैं। थोड़ा सा कंडीशंस को लेकर भी हमें बताएं, कैसी कंडीशंस हैं यहाँ पर और कितनी बैटर्स के लिए सूटेबल हैं और कितनी बॉलर्स के लिए सूटेबल हैं? देखिए, यहाँ पे मुख्तलिफ वेन्यूज़ है। अगर हम न्यूयॉर्क के हवाले से बात करें तो वहाँ पे बैट्समैन के लिए कुछ भी नहीं है। वो ज़्यादातर वो जो विकेट है वो बॉलर्स को सपोर्ट करती है। लेकिन अगर डेलिस के हवाले से मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी कल कभी इम्कान है कि हाई स्कोरिंग गेम होगा और साथ में पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैचेस हुए हैं वो न्यूयॉर्क की तरह नहीं कि बिल्कुल वन साइडेड और कम स्कोरिंग। यहाँ पे जो भी मैचेस हुए हैं तो हाई स्कोरिंग गेम हुई है और यहाँ पे इस वक्त तमाम तर जो इंतजामात है वो मुकम्मल है। पिच को प्रॉपर तैयार कर लिया गया है। शायकीन के लिए सुबह 8 बजे जो है वो गेट खोला जाएगा। शायकीन की बड़ी तादाद पाकिस्तानी शाहीनों को देखने के लिए ग्राउंड आएंगे। इस वक्त हमारे साथ एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी मौजूद है, शाकिर अब्बासी। उससे भी इस हवाले से बात करेंगे। वो भी इस वक्त तकरीबन रात की इस पहर यहाँ पे मौजूद है और उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। शाकिर, ये बताइएगा, कल पाकिस्तान और यूएसए का मैच है, क्या कहेंगे? दोनों टीमों में टाकरा होगा या वन साइडेड मैच होगा? देखिए शाकिर, यूएसए वालों के लिए कल है, लेकिन पाकिस्तान वालों के लिए आज ये मैच होना है और ज़ाहिर एक्साइटमेंट अपनी जगह है। यूएसए इतनी तगड़ी टीम जिस तरह आपने बताया नहीं है, लेकिन होम कंडीशन में और फिर बैक टू बैक उन्होंने बांग्लादेश के साथ जो सीरीज खेली वो उनको हराई। उसके साथ उन्होंने जो पहला मैच कनाडा से खेला उसमें जीतने तो एक विनिंग कम्बिनेशन के साथ, एक विनिंग मोमेंटम के साथ जो है वो अमेरिकन टीम मैदान में उतरेगी। कहने को तो ये अमेरिकन टीम है, लेकिन इसमें बड़ी तादाद एशियन प्लेयर्स हैं, खास करके इंडियन बहुत बड़ी तादाद में प्लेयर्स इसमें खेल रहे हैं, पाकिस्तानी लड़के भी हैं। तो इतनी कोई इतना करने वाला नहीं होगा ये पाकिस्तान के लिए इन कंडीशंस में, जब पाकिस्तान एक कोई अच्छी परफॉर्मेंस के साथ नहीं आ रहा हुआ। इंग्लैंड से हार के आ रहा है, उससे पहले वो पाकिस्तान में न्यूजीलैंड से हारा हुआ है। पाकिस्तान और आयरलैंड के जो सीरीज हुई इसमें पाकिस्तान आयरलैंड से भी एक मैच हारा हुआ है। तो अगर स्टैट्स पे बात करें, रिकॉर्ड्स पे बात करें, तो यकीनन पाकिस्तान और अमेरिका का कोई उस तरह से मुकाबला नहीं है। लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस दोनों टीमों की देखी जाए तो जो अमेरिकन टीम है अपनी होम कंडीशंस में वो एक तगड़ी टीम साबित होगी और पाकिस्तान को अपनी पूरी तैयारी के साथ फुल फ्लैज किसी तरह भी इजी नहीं लेना इस मैच को, क्योंकि ये 2 पॉइंट पाकिस्तान के लिए एक वर्ल्ड कप के सफर में और खास करके अच्छे मार्जिन से जीत जाते हैं तो रन रेट भी बड़ा मैटर करता है आगे जाके, जो हमेशा पाकिस्तान के लिए मुश्किलात लाता है। तो इन तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान को फुल फ्लैज तैयारी के साथ पूरी कुव्वत के साथ आज मैदान में उतरना पड़ेगा और पाकिस्तान जो अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन आज आगाज कर रहा है उसमें यही एक विनिंग, अगर उन्हें अच्छा विनिंग नोट पे अगर वो जीत के जाते हैं, आगे मैच बहुत बड़ा है 9 तारीख को इंडिया के साथ। इंडिया अपना पहला मैच जीत चुका है। इंडिया को ये भी एडवांटेज हासिल है क्योंकि सारे मैचेस जो है वो न्यूयॉर्क में खेल रहा है। जब पाकिस्तान मुख्तलिफ वेन्यू से होता हुआ न्यूयॉर्क जाएगा तो इस सारी सूरत हाल में आज का मैच जो आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को होना है
उसमें पाकिस्तान अगर जीत जाता है और अच्छे मार्जिन से जीत जाता है, होपफुली जीत जाएगा, लेकिन अच्छे मार्जिन से कन्विंसिंग विक्ट्री आती है तो पाकिस्तान को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा टूर्नामेंट के आगाज में, जो आगे कैरी करने में आसानी होगी। अच्छा अशरफ गालिब साहब, आप प्लीज़ ये भी इस हवाले से बताइएगा, जैसे आपने कहा कि यूएसए के साथ दो के हम थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी टीम है हमारी, हम कभी कभी धचका दे भी देते होते हैं, बट यूएस के साथ हमारी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन आगे एक बड़ा मैच भी है जिसके लिए भी हमें एक अच्छा मोमेंटम या अच्छा स्टार्ट या अच्छा पुश ज़रूरी है, और आज का मैच उस हवाले से भी बड़ा ज़रूरी है कि इंडिया के साथ हम 9 जून को संडे को खेलने जा रहे हैं मैच। जी बिल्कुल, यूएसए की टीम इतनी तगड़ी नहीं है जिस तरह के पहले हम बता चुके हैं, लेकिन इंडिया की टीम के वाले से अगर बात करें तो वर्ल्ड कप में आपको पता है कि हम ज़्यादातर मैचेस इंडिया से नहीं जीते, लेकिन अगर पाकिस्तान कल एक बड़े मार्जिन से यूएसए को हराते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो 9 जून को न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और भारत का मैच है तो वो कांटे का मुकाबला होगा। और जिस तरह हमेशा हम देखते हैं कि पाकिस्तान जब जब भारत के सामने मुकाबले में आता है तो एक तगड़े मुकाबले में आता है। अब सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान की जो बैटिंग कम्बिनेशन है वो प्रॉपर कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा रही, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ हमारी बैटिंग ज़्यादातर फ्लॉप हुई है। अगर हम आयरलैंड के हवाले से बात करें या जितनी भी बड़ी टीमें हैं, हम हमेशा बैटिंग की वजह से हम मार खाते हैं। कभी हम एक ओपनर को आजमाते हैं, कभी दूसरे ओपनर को आजमाते हैं। अब जिस तरह साइम अयूब जो है वो मुसलसल नाकाम हुआ, उनको बार बार मौके दिए गए। तो अब पीसीबी ज़राए का ये कहना है कि कल टीम जो है ओपनर रिजवान और जो बाबर आजम है वो उनकी जो जोड़ी है वो दोबारा ओपनिंग का आगाज़ करेंगे, और 1 डाउन पे है वो ज़्यादातर चांसेस है कि उस्मान को वो ट्राई करेंगे और उसके बाद फ़खर जमान को वो चांस देंगे। तो यूएसए के हवाले से तो तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है और टीम पुर उम्मीद है कि एक बड़े मार्जिन से उनको आराम से वो हरा सकते हैं। लेकिन जो अगला मैच है वो कांटे का मुकाबला होगा और वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के हवाले से हमेशा ये कहा जाता है कि अनप्रिडिक्टेबल टीम है, बड़ी से बड़ी टीम को आराम से हरा सकती है, लेकिन छोटी टीम के खिलाफ हमेशा ये हार जाती है। ठीक है शाह खालिद साहब, अब इन द एंड मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट और हैपनिंग के हवाले से बताएं। अभी जहां पे आप खड़े भी हैं, आपने खुद भी कहा कि पाकिस्तानी सहाफ़ी भी हैं, डैलस के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट के फैंस भी बहुत हैं, और यहाँ पर क्या एक्साइटमेंट है लोगों की, क्या क्योंकि रात का तो भी 1 बज रहा है, बट स्टिल कल आपने ऑब्जर्व किया होगा जब लोग यहाँ पर आ रहे होंगे या लोगों से आपकी बात भी हुई होगी। देखिए, अगर शायकीन क्रिकेट के हवाले से बात करें तो वो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या चाहे पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तानी शायकीन हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में मौजूद रहते हैं। और अब तकरीबन 12 बजे के करीब ज़्यादातर जो शायकीन थे वो यहाँ से चले गए। कुछ शायकीन अभी भी, जब हम अभी बात कर रहे थे इससे कुछ टाइम पहले, यहाँ से स्टेडियम के अतराफ से वो बाहर निकल गए और वो यही चाहते हैं कि एक पाकिस्तान एक बड़े मार्जिन से यूएसए को हराए। जबकि कुछ शायकीन ऐसे भी हैं जो यहाँ की तकरीब उनको यूएसए पासपोर्ट भी है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। अब शाम को एक फैमिली से हमारी बात हुई तो उनकी जो मियाँ थे वो पाकिस्तानी है, उनकी जो वाइफ है वो अमेरिकन है। तो जो उनकी वाइफ है अमेरिकन, वो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आई हुई थी, और जो पाकिस्तानी है तो उन खैर सगाली की उस पर उन्होंने अमेरिका को उन्होंने एक शर्ट पहन रखी थी जिस पे लिखा था पाकिस्तानी अमेरिकन, और वो अमेरिकन यूएसए की टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद थी। काफ़ी वो एक्साइटेड थे और उनका ये कहना था कि जैसे ही उनको कल इजाज़त मिलेगी 8 बजे के करीब वो यहाँ पे ग्राउंड में आएंगे और टीम को जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो शायकीन की बड़ी तादाद कल ग्राउंड में मौजूद होगी, पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए वो यहाँ पे आएगी, और तमाम तर जो इंतजामात है वो मुकम्मल है। अब सिर्फ इंतज़ार है कि आज सुबह जब बाकायदा यहाँ पे टॉस होगा उसके बाद पाकिस्तानी शाहीन मैदान में उतरेंगे और एक बड़े मार्जिन से अगर अल्लाह ने चाहा तो वो यूएसए को इंशाल्लाह, एंड वी आर वेरी होपफुल फॉर दैट कि पाकिस्तानी टीम जो आगाज़ है इस टूर्नामेंट का, इस वर्ल्ड कप का, बहुत बेहतर अंदाज में करे। बहुत शुक्रिया शाह खालिद खान आपका भी, और आपके साथ जो हमारे दीगर स्पोर्ट्स के लोग भी मौजूद थे साफ़ी, उनका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। जनाब, पाकिस्तान वर्सेज यूएसए, जो कि यूएसए में कल होगा लेकिन पाकिस्तान में आज रात 8:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच शुरू होगा। सो पाकिस्तानी फ़ैन्स भी और अमेरिका के अंदर भी जो पाकिस्तानी फ़ैन्स हैं उनकी
एक्साइटमेंट है, जाहिर है, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की तो एक्साइटमेंट पूरी दुनिया में होती है, हम सबको पता है कि एक बहुत बड़ा मैच होता है। सो 9 जून को वो मैच है और आज पाकिस्तान आगाज़ कर रहे हैं। वी आर होपिंग कि अच्छा आगाज़ हो, एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।